जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपना क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था, जिसमें मेजिनी, गैरीबाल्डी और कॉनकाउर का सबसे बड़ा योगदान था। आज हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण सबसे पहले समझाए थे कि एकीकरण का मतलब होता है कोई भी राज्य जो है वो क्या है, या देश जो है वो बहुत सा टुकड़ों में टूटा हुआ रहता है, तो उसको एक करना यानी उसको मिलाकर एक करना क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। तो हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर में जर्मनी का एकीकरण के बारे में। सबसे पहले समझिए कि जो जर्मनी था वो मध्यकाल मतलब लगभग 800 ईस्वी के समय सालमा के सालमा जो एक शासक थे, जिनके समय लंबे समय तक क्या रहा था, इटली एकजुट रहा था, यानी इटली का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन आधुनिक काल में जर्मनी जो था वो लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, टूट गया। यानी आधुनिक काल आते आते जर्मनी जो था वो 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, टूट गया, यानी वो बहुत से भागों में बट गया। अब जानते हैं जो जर्मनी था, ये जर्मनी मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था। पहला था उत्तरी जर्मनी और दूसरा था दक्षिणी जर्मनी। यानी जर्मनी जो था दो भागों में बट गया। पहला जो उत्तरी जर्मनी था, यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट रहते थे, प्रोटेस्टेंट चर्च को मानने वाले लोग रहा करते थे। कहाँ पे, उत्तरी जर्मनी में। और उत्तरी जर्मनी में ही जो सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रसा, वो भी कहाँ था, उत्तरी जर्मनी में था, जहाँ पे ज़्यादातर कैसे लोग रहते थे, प्रोटेस्टेंट चर्च को मानने वाले लोग रहते थे। लेकिन वही दक्षिणी जर्मनी जो था, यहाँ पे कैथोलिक जो लोग थे वो ज़्यादा रहते थे, यानी कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग ज़्यादा रहते थे। और जर्मनी का जो सभा यानी जहाँ पे सभी लोग जनता के प्रतिनिधि है, क्योंकि राजा लोग जहाँ बैठे थे उसे कहते थे डाइट। क्या कहते थे, डाइट। यानी जर्मनी को सभा को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना, यानी जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुआ। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या था, राजतंत्र था, यानी राजा यहाँ पर शासन करता था। तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना जो था वो नेपोलियन ने जगाया था। किसने जगाया था, नेपोलियन। कब, 1806 ईस्वी में जर्मनी को जीतकर। क्या हुआ कि नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता जारी किया, और उसके बाद ही नेपोलियन ने अपना अभियान जारी किया। और जितना भी नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था, बताए थे पहले ही। और जो नेपोलियन था वो क्या करने लगा कि जर्मनी पर, इटली पर, ये सब पे अपना युद्ध करके और क्या किया, जर्मनी को जीत लिया। और जर्मनी को जीत कर 1806 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य का संघ का क्या किया, स्थापना किया। जर्मन राइन संघ राज्य का स्थापना किया किसने, नेपोलियन ने। कब, 1806 ईस्वी में। अब कह रहे हैं कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के जो दार्शनिक थे, या जो कहे कि वहाँ के जो विद्वान थे, जैसे हीगेल, कांट, हमबोल्ट, जैकब ग्रिफ, ये सब जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए अपने द्वारा जो अपना दर्शन लिखते थे उसमें और ज़्यादा लिखने लगे कि किस प्रकार से हम लोग क्या हो सकते हैं, जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना को और बढ़ा सकते हैं। और कांट जो थे ये ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते थे। क्या करते थे, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के व्याख्या करते थे। और प्रासा के जो चांसलर थे, प्रासा के चांसलर कौन थे, बिस्मार्क। हम लोग जानेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा मुख्य जो भूमिका निभाया था वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिस्मार्क। उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी समझिए कि प्रासा का जो चांसलर थे वो कौन थे, बिस्मार्क था। अब बिस्मार्क जो था वो कांट के विचारों, यानी जो दार्शनिक थे, कहने क्या, हीगल कांट के जो विचार था उससे बहुत ज़्यादा क्या थे, बिस्मार्क प्रभावित थे। यानी कांट के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन, बिस्मार्क, प्रासा के चांसलर। पूछेगा कि प्रासा के चांसलर कौन थे, तो कौन था, बिस्मार्क था। अब कह रहा है अब धीरे धीरे जर्मनी में क्या होने लगा, राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा। यानी लोग राष्ट्रीय भावना के प्रति अपने आप को बहुत ज़्यादा जागरूक कर लिए। इसलिए यहाँ पे एक जर्मनी में एक राज्य था जिसका नाम था बाइमर राज्य। कैसे नाम था, बाइमर में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था एना विश्वविद्यालय। कैसे नाम था, एना विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय में जितना भी शिक्षक पढ़ाया करते थे, जितना भी छात्र पढ़ा करते थे, ये सभी छात्र और टीचर मिलकर क्या करते थे, आंदोलन किया करते थे। किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। और किसका मांग करते थे, राष्ट्रवाद का मांग करते थे। यानी जर्मनी को क्या किया जाए, जर्मनी को स्वतंत्र कर गणराज्य बनाया जाए, इसके लिए मांग किया करते थे। कहाँ पे, ये ना विश्वविद्यालय में। इसलिए कहा जा रहा राष्ट्रीय आंदोलनों का केंद्र था कौन, बाइमर राज्य के जो एना विश्वविद्यालय था, ये क्या था, राष्ट्रीय आंदोलनों के
केंद्र था, यानी कोई भी आंदोलन करना है राजा के खिलाफ तो कहाँ आ जाना है सबके, येना विश्वविद्यालय में पहुंच जाया करते थे, जो कहाँ था, वाइमर राज्य में था। इस प्रकार से जर्मनी के जितना भी जो लोग थे, जितना भी जो वहाँ के शिक्षक थे, या कहो कि जो भी येना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र थे, ये सभी लोग क्या करने लगे कि अपने राजा के, या कहो कि अपने जो एक मेटरनिक जो इस पर कब्जा किया हुआ था जर्मनी पे, उसके खिलाफ क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा विद्रोह करने लगे। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बिस्मार्क का उदय हुआ, जो प्रासा का चांसलर था, और आगे चलकर बिस्मार्क नहीं क्या करेगा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाएगा। तब तक इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1834 ईस्वी में, कब, 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारी, यानी जर्मनी के सभी व्यापारी जो थे, उन्होंने एक संस्था बनाया। क्या चीज़ बनाया, संस्था। उसका नाम था जालबेरिन। जालबेरिन नाम का एक जर्मन व्यापारियों ने एक संस्था बनाया, और वो संस्था इसलिए बनाया गया कि जर्मनी में जितना भी जो राष्ट्रीय भावना के या राष्ट्रवादियों को मदद करने के लिए जो कुछ भी आर्थिक सहायता है वो क्या कर सकें, ये जालबेरिन नाम के संस्था के जो व्यापारी थे वो कर सकें। यानी जो जर्मनी में जो राष्ट्रवाद के जितना भी जो क्रांतिकारी नेता थे, या कहीं कि जो राष्ट्रवाद के अपना देश को एकीकरण में मदद कर रहे थे, उनको आर्थिक मदद करने के लिए जालबेरिन नाम का क्या बनाया गया, एक संस्था बनाया। कब, 1834 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग जानते हैं 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में जर्मन राष्ट्रवाद का भावना क्या हुआ, और बढ़ा गया। हम जानते हैं कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, इटली भी अपने एकीकरण के लिए क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें प्रयत्न कर रहा था। उसी के फ़ायदा उठाकर जर्मनी ने भी सोचा कि यही अच्छा मौका है जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑस्ट्रिया जो है उसको शक्ति को कमज़ोर होता हुआ देखकर जर्मनी भी क्या करने लगा, अपना एकीकरण का मांग करने लगा। और सभी देशवासियों में राष्ट्र भावना का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उमड़ उठ गया। यानी बहुत ज़्यादा लोग क्या होने लगे, अपने देश को यानी जर्मनी को एक होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने लगे। जर्मनी को गणराज्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, प्रयत्न करने लगे। यही था 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जर्मन राष्ट्रवाद में क्या हुआ, भावना भड़क उठी। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम लोग जानते हैं कि मेटरनिक युग का क्या हो गया था, अंत हो गया था। इसी के बाद जर्मन राष्ट्रवादियों ने सोचा कि अब मेटरनिक का अंत हो चुका है, तब क्या करना चाहिए, जर्मनी के एकीकरण में आगे कुछ योगदान करना चाहिए। जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से होगा, इसी के लिए जर्मनी राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 ईस्वी को पुराना जो संसद सभा को फ्रैंकफर्ट बुलाया गया। कहाँ, फ्रैंकफर्ट बुलाया गया। ये फ्रैंकफर्ट बुलाया गया, यहाँ पे निर्णय यह लिया गया 1848 ईस्वी में कि जो वहाँ के फ्रेडरिक जो था वो जर्मनी का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। यानी जर्मनी को आगे का जो एकीकरण करने का काम है वो कौन शासक करेगा, फ्रेडरिक करेगा। ये प्रासा का रहने वाला था। फ्रेडरिक को कहा गया कि तुम क्या करो, जर्मनी का एकीकरण करने में आगे नेतृत्व तुम ही करोगे, और समस्त जर्मन राज्यों का एकीकरण किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, उसी के नेतृत्व में, यानी फ्रेडरिक के नेतृत्व में जर्मनी का जो शेष एकीकरण का भाग जो बचा हुआ था वो सभी को पूरा करने के लिए इसी को क्या किया गया, जर्मन के जितना भी जो अच्छे जो राष्ट्रवाद के जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो क्या किए, इसी को कहें कि तुम ही करो। लेकिन ये जो फ्रेडरिक था ये निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का शासक था। कैसा था, रूढ़िवादी विचार का। रूढ़िवादी विचार उससे कहते हैं जो अपने पुरानी बात को ही क्या करेगा, उसको अपने मन में गढ़ंत बनाए रहेगा। यानी यह भी चाहता था कि यहाँ पे राष्ट्रवाद क्या हो, राष्ट्रवादी नहीं हो, यहाँ पे राजा के द्वारा क्या किया जाए, शासन किया जाए। इसी विचार को कहते हैं रूढ़िवादी विचार। और निरंकुश मतलब वैसा राजा जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाए, राजा अपने मनमानी करे, उसे क्या कहेंगे, निरंकुश शासक कहेंगे। फ्रेडरिक भी क्या था, निरंकुश और रूढ़िवादी विचारधारा का शासक था। लेकिन अब ये तो प्रासा का था, प्रासा समझ चुका था, क्या समझा था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होगा। क्योंकि जितना भी जो जर्मन राष्ट्रवादियों ने क्या कहा, जो प्रासा का जो शासक था फ्रेडरिक, उसी को क्या कहा था कि जर्मनी का शेष एकीकरण का जितना भी जिम्मेवारी है वो सब किसको दे दिया था, फ्रेडरिक को दे दिया था। इसलिए प्रासा समझ गया कि अब जो जर्मनी का शेष एकीकरण वाला जो भाग है, या जो जर्मनी का एकीकरण करना है, वो सब किसके नेतृत्व में होगा, प्रासा के नेतृत्व में होगा। इसलिए प्रासा ने अपना क्या किया, धीरे धीरे सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी जितना भी जो प्रासा का सैनिक जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे। यानी
अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया प्रसा ने, उसी बीच फ्रेडरिक का क्या हुआ, निधन हो गया। यानी जब प्रसा अपना सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा था ताकि क्या कर सके, जर्मनी का एकीकरण कर सके। जब एकीकरण करेगा तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जो मजबूत जो शक्तिशाली देश थे वो क्या कर सकते थे, विद्रोह कर सकते थे। इसीलिए प्रसा ने सोचा कि मैं अपना सैन्य शक्ति बढ़ाकर जब कोई देश विद्रोह करेगा या जो हमारे खिलाफ विरोध करेगा उससे क्या करेंगे, युद्ध लड़ने में सैन्य शक्ति का सहायता हमको चाहिए। इसीलिए प्रसा ने अपना सैन्य शक्ति क्या करने लगा, बढ़ाने लगा, बहुत ज़्यादा सेना को अपने में भर्ती करने लगा। लेकिन इसी बीच फ्रेडरिक का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। यानी जो प्रसा का शासक था फ्रेडरिक, इसका क्या हो जाता है, ये निधन हो जाता है, यानी ये मर जाता है। इसी बीच जो फ्रेडरिक का निधन होता है तो उसका जो भाई था विलियम, कौन, विलियम, यानी फ्रेडरिक का भाई का क्या नाम था, विलियम नाम था। विलियम को प्रसा का शासक बनाया जाता है। किसको, विलियम को। फ्रेडरिक के मरने के बाद उसका जो भाई, उसका भाई का नाम था विलियम, विलियम को प्रसा का क्या बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। जब विलियम प्रसा का शासक बनता है तो विलियम प्रसा का शासक बन जाता है और विलियम अपने लिए अपना चांसलर जो नियुक्त करता है वो किसे करता है, बिस्मार्क को करता है। किसे करता है, बिस्मार्क को। यानी जब विलियम अपना प्रसा का शासक बनता है तो अपना जो चांसलर था, यानी जो एक तरह से चांसलर मतलब जो सेना का जो सेनापति होता है, सेनापति यानी युद्ध में जितना भी जो लड़ाई झगड़ा होता था उसका जो प्रधान होता था या कहे कि जो मेन व्यक्ति होता था उसे ही कहते थे चांसलर। और चांसलर जो था वो किसको बनाया, बिस्मार्क को बनाया गया। अब हम लोग समझेंगे कि बिस्मार्क ने किस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई और बिस्मार्क ने आगे चलकर किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण किया और सबसे ज़्यादा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का ही क्या है, योगदान है। तो इसको अभी समझेंगे। अब समझेंगे हम लोग किसके बारे में, बिस्मार्क के बारे में। तब तक किसे आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बिस्मार्क के बारे में आगे समझते हैं। हम लोग समझते हैं बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान किए और जर्मनी का एकीकरण कर क्या किए थे, बिस्मार्क। पहला हम लोग समझते हैं बिस्मार्क के बारे में। जर्मन डाइट में जो बिस्मार्क थे वो प्रसा का प्रतिनिधि था। यानी कहेगा कि प्रसा का प्रतिनिधि जर्मन डाइट में कौन थे, तो बिस्मार्क थे। बिस्मार्क जो थे बताए थे कि हीगेल कांट के विचारों से क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने में सैन्य शक्ति को क्या किया, बहुत ज़्यादा बढ़ाया। पता ना कि जर्मनी को एकीकरण करने में सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो क्या था, सैन्य शक्ति को बढ़ाना, ताकि क्या कर सके, जो भी इसके विरुद्ध में जो देश आए उससे क्या कर सके, युद्ध कर उससे हरा कर और क्या कर सके, जर्मनी का एकीकरण पूरा कर सके। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई। क्या अपनाई, रक्त और लौह की नीति। यानी खून बह जाए, यानी खून बहाओ या कुछ भी करो, लेकिन क्या करना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। लेकिन इसी बीच 1864 ईस्वी में प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर जो डेनमार्क पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। किसने, बिस्मार्क जो प्रसा के थे, ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर क्या किए, डेनमार्क पर आक्रमण कर दिए। और डेनमार्क के जो दो राज्य थे जो बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा अच्छे राज्य या कहो विकसित राज्य थे, वो था सेल्सविंग और हॉस्टीन। कौन, सेल्सविंग और हॉस्टीन। ये जो दो राज्य थे डेनमार्क के, इसे जीतकर किसने, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने जीतकर क्या किया कि जो सेल्सविंग था इसे प्रसा अपने अधीन रख लिया और जो हॉल्स्टीन था इसे ऑस्ट्रिया क्या किया, अपने अधीन रख लिया। जीतने के बाद किसे हराकर, डेनमार्क को हराकर। जो दो राज्य थे डेनमार्क के उसे जीतकर एक राज्य क्या लिया, प्रसा ने ले लिया और दूसरा राज्य को कौन ले लिया, ऑस्ट्रिया ने ले लिया। बाद में यह हुआ कि जो ऑस्ट्रिया था उसको भी हराकर प्रसा क्या किया, दोनों राज्यों को अपने में शामिल कर लिया। वो किस प्रकार से ऑस्ट्रिया को हराया था वो हम लोग समझते हैं 1866 ईस्वी में। यानी इसके 2 साल बाद ही 1864 ईस्वी के बाद 2 साल बाद ही क्या किया कि 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ। क्या चीज़, कौन सा युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध। सेडोवा के युद्ध में यह हुआ कि जो प्रसा था, इटली था और फ्रांस था, इन तीनों ने आपस में एक संधि कर प्रसा के कौन थे, बिस्मार्क। इटली के कौन थे, शासक विक्टर इमैनुअल। और फ्रांस के कौन थे, नेपोलियन तृतीय। इन तीनों ने एक संधि करके सोचा कि ऑस्ट्रिया जो है वो सबसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इन तीनों को बहुत ज़्यादा क्या करता था, हराया करता था। इन्होंने तीनों ने यानी बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन तृतीय, इन तीनों ने मिलकर एक संधि किया और तीनों ने प्लान बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया पर हमला करेंगे। और यह हुआ 1866 ईस्वी में
तीनों देशों ने मिलकर क्या किया, ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया पर हमला करने के कारण जब तीनों देश की सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, शक्तिशाली हो गई थी। इसके सामने ऑस्ट्रिया की सेना नहीं टिक पाई और क्या हो गई, हार गई। और इसी युद्ध के कहते हैं सेडोवा का युद्ध। क्या कहते हैं, सेडोवा का युद्ध। एग्जाम में पूछता है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो 1866 ईस्वी में। किसके किसके बीच, तो एक इसका नेतृत्व कर रहा था प्रसा, यानी प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। लेकिन प्रसा का साथ कौन कौन दे रहा था, इटली भी दे रहा था और फ्रांस भी दे रहा था। तो कहेंगे कि सेडोवा का जो युद्ध था वो 1866 ईस्वी में हुआ। और सेडोवा के युद्ध में किसका हार हुआ, ऑस्ट्रिया का हार हुआ। ऑस्ट्रिया जब सेडोवा का युद्ध हारा तो जर्मनी का, ऑस्ट्रिया हारा तो ऑस्ट्रिया का हुआ, कमज़ोर हो गया। तो ऑस्ट्रिया का जो जर्मनी जो ऑस्ट्रिया जो जर्मनी पर कब्जा किया था उसको क्या किया, छुड़ा लिया गया। और ऑस्ट्रिया जो जब छोड़ दिया जर्मनी का भाग तो उसे क्या किया, 2/3 भाग जो था वो जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, पूर्ण हो गया। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। कितना भाग, 2/3 भाग, यानी आधा से आधा और उसका एक और भाग क्या हो गया, 2/3 भाग क्या हो गया, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। अब था शेष भाग का एकीकरण में बाधा जो था वो कौन था, फ्रांस था। यानी जर्मनी का जो 2/3 भाग था वो क्या हो गया था, एकीकरण पूर्ण हो गया था। लेकिन जर्मनी का जो दक्षिणी भाग था यानी दक्षिणी जर्मनी था वो अभी एकीकरण नहीं हुआ था। और दक्षिणी जर्मनी पर फ्रांस का किसका अधिकार था, फ्रांस का कब्जा था। यानी जो अब जर्मनी के दक्षिणी भाग को एकीकरण करने के लिए फ्रांस का था, बहुत बड़ा बाधा था। इसीलिए प्रसा का जो चांसलर था बिस्मार्क, इसने दिमाग लगाया और सोचा कि अब अगर जर्मनी को पूर्ण एकीकरण करना है तो हमको किसको हराना पड़ेगा, फ्रांस को हराना पड़ेगा। और उस समय फ्रांस भी क्या था, ऑस्ट्रिया की तरह ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र कहो या देश कहो वो था। अब इसको फ्रांस को हराने के लिए बिस्मार्क ने 19 जून 1870 ईस्वी को क्या किया, फ्रांस पे आक्रमण कर दिया, यानी युद्ध कर दिया, युद्ध का घोषणा कर दिया। किस पे, फ्रांस पे। कौन, प्रसा, यानी उस समय जर्मनी का एकीकरण हो गया था इसलिए उसे जर्मनी कहेंगे। जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस पे आक्रमण कर दिया। और उस युद्ध को कहते हैं सेडोन का युद्ध। क्या कहते हैं, सेडोन। 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध पूछेगा 1866 ईस्वी, लेकिन 1870 ईस्वी में पूछेगा तो सेडोन का युद्ध। क्या चीज़, सेडोन का युद्ध। कब, 19 जून 1870 ईस्वी को। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच, या कहीं के फ्रांस और जर्मनी के बीच सेडोन का युद्ध हुआ। लेकिन सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ, जर्मनी या कहीं के प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। इस प्रकार से अब यहाँ पे यह हुआ कि सेडोन के युद्ध में फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय और जर्मनी का जो चांसलर था कौन था, बिस्मार्क। दोनों में युद्ध हुआ और आगे चलकर फ्रांस का हुआ इस युद्ध में, सेडोन के युद्ध में हारा गया। और जीत किसकी हुई, जीत हुई बिस्मार्क की। और जैसे ही बिस्मार्क इस युद्ध में जीता 1870 ईस्वी में, इसी के तहत फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हम लोग समझे कि जर्मनी के एकीकरण किस प्रकार से, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने क्या क्या भूमिका निभाई और बिस्मार्क